नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। हम लोग संचार के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। पिछली अभ्यास की 2 कक्षाओं में हमने संचार के प्रश्नों को समझा है। जो प्रश्नों की प्रकृति में जो परिवर्तन है, जो समय को लेकर हम बात कर रहे थे कि 2021 में जो प्रश्न पूछे गए थे, 2022 के जो प्रश्न थे, 2023 में जो प्रश्न आपने देखे, फिर 2024 की जो परीक्षा हुई उसमें जो प्रश्न आपने देखे, तो आपको एक अंतर समझ में आ रहा होगा। अभी आज वाली कक्षा में और एक और कक्षा हम करेंगे, लगभग मान के चलिए कि लगभग हर इकाई के संदर्भ में हम 100 या उससे कुछ अधिक प्रश्न करने वाले हैं। तो हमें और समझ में आएगा। हमें अभी तक इतना समझ में आया है कि जहां 2024 में प्रश्न थोड़े से बड़े हैं, है ना, और अवधारणात्मक समझ की मांग करते हैं, चाहे बात 2024 की हो, चाहे बात 2023 की हो। जैसे हम इससे पीछे की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी सी तथ्यात्मक होने लगती है। फिर एक और चीज है, 2022-23 में भी ये देखा गया था कि जो कथन कारण वाले प्रश्न थे उनकी संख्या अधिक होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया कि जो कथन कारण वाले हैं ना, कि कथन सही, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, वो प्रश्न शुरुआत में बहुत आयत मात्रा में पूछे जा रहे थे। लेकिन 2023 के अंत में और 2024 की जो ये शुरुआती स्तर पर परीक्षा हुई है, इसमें ये देखा गया कि प्रश्नों को बड़ा बनाने पे परीक्षक का अधिक ध्यान है। कारण सिर्फ ये है क्योंकि प्रतिभागियों की संख्या अधिक है, विद्यार्थियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो परीक्षक का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों का समय अधिक से अधिक खर्च हो जाए प्रश्न को समझने में ही। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम और समझेंगे थोड़ा सा। जो 2021 तक शायद पहुंच गए थे, 2021 का कोई प्रश्न बचा होगा तो उसको, फिर उससे पीछे की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है संचार का। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन हमसे कहता है, अगर कोई व्यक्ति अपने बालों से भारयुक्त ट्रक को खींचता है तो यह समाचार बन जाता है। कारण, हमने कारण के संदर्भ में कहा था जब कारण आएगा तो हम इस पे क्योंकि लिख लेंगे और क्योंकि लिखकर इसको पढ़ेंगे, पूरा वाक्य बनेगा। तो कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यदि सही पूरा वाक्य नहीं बनता है और अलग से यदि कारण को एक कथन के रूप में पढ़ा जाए, वो सही है, तब हम कहेंगे कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता। और यदि कारण गलत है फिर तो बात ही अलग है। तो हम इसको क्योंकि लगा के पूरा एक वाक्य बनाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने बालों से भारयुक्त ट्रक को खींचता है तो यह समाचार बन जाता है, क्योंकि असामान्य चीजें अपनी विचित्रता के कारण समाचार बन जाती हैं और लोक रुचि का सृजन करती हैं। लोगों की रुचि उसमें आती है। तो आप देखेंगे कि ये कथन और कारण दोनों चीज सही है, मतलब एक पूरा वाक्य बन रहा है। इसका मतलब है कि कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब इसको आप एक बार और ध्यान से यदि पढ़ें संचार के दृष्टिकोण से, कि यदि कोई व्यक्ति अपने बालों से भारयुक्त ट्रक को खींचता है तो ये समाचार बन जाता है। आपने देखा भी होगा, न्यूज में ऐसा आता है कि किसी ने अपने बालों से ट्रक को खींचा है। ये न्यूज ही थी एक्चुअल में, वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। क्योंकि असामान्य चीजें, यानी कि जो चीजें सामान्य नहीं है, अब किसी व्यक्ति का अपने बालों से ट्रक को खींचना बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, सामान्य घटना तो है नहीं। तो असामान्य चीजें अपनी विचित्रता के कारण समाचार बन जाती हैं, और इसी विचित्रता के कारण क्या होता है, लोग उसमें रुचि लेते हैं, लोक रुचि का सृजन करती हैं। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन की सही व्याख्या उसका कारण करता है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, यानी कि हमारा ए विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। ठीक है, आप अपने स्तर पर भी इसको लेकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो कुछ असामान्य सी चीजें होती हैं उसमें आप स्वयं पाएंगे कि आपकी रुचि सृजित हुई है, आपकी रुचि उसमें जाग रही है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति है, वो बाइक चला रहा है और हाथ छोड़कर चला रहा है, तो वो ऐसी कोई विचित्र सी घटना नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं नासमझी में, अबोधता के कारण। लेकिन आप देखते हैं कि आपका ध्यान उस तरफ जरूर जाता है। ठीक है, आप किसी सार्वजनिक स्थल पर हैं, हम कह दें आप मेट्रो में हैं, कई बार आप देखते हैं मेट्रो में कोई विचित्र सी घटना होते हुए, तब भी आप पाएंगे कि हाँ, ये
लोक रुचि का सृजन कर रही है। जितने भी यात्री उस समय उस कोच में होंगे, यदि कोई एक विचित्र सी घटना देखते हैं तो सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है, ध्यान आकर्षण होता है इससे। बात समझ पाए आसानी से? तो ये सब के मामले में होगा। तो ये कथन भी सही, कारण भी सही, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए अब हम 2020 पे पहुंचे। अगला प्रश्न देखा जाए। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार है, किसके बारे में है? पहले तो ये ध्यान रखें, सुनने का। और सुनना कैसा है? प्रभावी ढंग से, यानी कि विद्यार्थी और कक्षा के संदर्भ में है। कक्षा के संदर्भ में है यानी कि आप कह लीजिए कक्षा संचार को लेकर प्रश्न है। हमने जो पहले प्रश्न हल किए थे उसमें अध्यापक को लेकर था कि प्रभावी कक्षा संचार में बाधाएं कौन सी हैं, अध्यापक अपने कक्षा संचार को प्रभावी कैसे बना सकते हैं, ये प्रश्न हमारे सामने थे। अभी ये प्रश्न पूछा गया है कि विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार क्या है, कि विद्यार्थी जो कक्षा में अध्यापक की बातों को अच्छे से सुनते हैं, एकाग्रता से सुनते हैं, इफेक्टिवली सुनते हैं, उसका आधार क्या है? पहला विकल्प है इसका शिक्षक के प्रति सहानुभूति। ये कह रहा है कि चूंकि विद्यार्थियों की अध्यापक के प्रति सहानुभूति होती है, सिंपैथी होती है, इसलिए वो अध्यापक को प्रभावी ढंग से सुनते हैं। दूसरा, अनौपचारिक शिक्षा में रुचि। अनौपचारिक शिक्षा में, यदि अनौपचारिक शिक्षा की बात आ गई फिर तो कक्षा संचार ही नहीं हुआ। भाई कक्षा संचार तो औपचारिक शिक्षा का भाग हुआ ना। औपचारिक शिक्षा का मतलब, फॉर्मल एजुकेशन का मतलब है कि जहां एक निश्चित स्थान पर पहुंचकर, निश्चित समय पर पहुंचकर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसमें कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जो विद्यार्थियों को मान्य होते हैं, वो बाध्यताएं कुछ होती हैं, आप यूं कह लीजिए। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? वो इन बाध्यताओं से मुक्त है, जैसे दूरस्थ शिक्षा, उसमें आप देखेंगे कि कोई बाध्यता विद्यार्थियों पर नहीं है, जबकि औपचारिक शिक्षा में विद्यार्थियों पर बाध्यताएं होती हैं। और ठीक इसके विपरीत कहेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा तो बाध्यताओं से मुक्त है। कोई मुश्किल नहीं बात समझने में। तीसरा, तदनुभूतिक अधिगम, यानी कि ये इम्पैथी वाली बात आ गई, हमने इसको लेकर पहले भी बात की है। ये कह रहा है इम्पैथेटिक लर्निंग, इम्पैथेटिक लर्निंग की बात है। अब इम्पैथेटिक लर्निंग का मतलब क्या हुआ, तदनुभूतिक अधिगम का मतलब क्या हुआ, कि पूरी बातचीत को ध्यान से सुनना, एकाग्रता से सुनना, अध्यापक की बातों को समझना, मूल्यों को समझना, अध्यापक के, आप कहिए पॉइंट ऑफ व्यू से, अध्यापक के नजरिए से चीजों को समझना, ये होता है तदनुभूतिक अधिगम। बात समझे? अगला है स्मरण करने की चाह, कि चूंकि विद्यार्थी याद करने की इच्छा रखते हैं इसलिए वो अध्यापक को अच्छे से सुनते हैं, प्रभावी ढंग से सुनते हैं। प्रश्न आसानी से समझ में आया, उसके विकल्प आसानी से समझ में आ गए। अब हमें इन 4 विकल्पों में से सबसे सटीक उत्तर का चयन करना है कि विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार क्या है। ठीक है, अब एक एक विकल्प पे बात की जाए। कि हम ये कहें विद्यार्थियों की अध्यापक के प्रति सहानुभूति होती है इसलिए वो अध्यापक को प्रभावी ढंग से सुनते हैं, क्या उनके प्रभावी श्रवण का आधार अध्यापक के प्रति सहानुभूति है? आप कहेंगे नहीं। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा में रुचि है इसलिए, भाई अनौपचारिक शिक्षा में यदि रुचि होगी तो विद्यार्थी कक्षा में नहीं जाएगा, विद्यार्थी बाध्यताओं को स्वीकार नहीं करेगा, और कक्षा में नियत समय पर पहुंचना, बैठना, ये बाध्यता ही है अपने आप में एक। बात समझ आ गई? तीसरा हमसे कहता है तदनुभूतिक अधिगम, एम्पैथेटिक लर्निंग। इसको हमने समझा कि भाई अध्यापक की बातों को ध्यान से सुनना, अध्यापक के बातों को समझना, अध्यापक के नजरिए से समझना, अध्यापक जो मूल्य समझा रहा है उन मूल्यों को समझना। तो चूंकि विद्यार्थी अध्यापक की बातों को समझना चाहते हैं, विद्यार्थी पूरी बातचीत को ध्यान से सुनेंगे तभी तो वो सीख पाएंगे, तभी तो वो अधिगम कर पाएंगे, इसलिए विद्यार्थी अध्यापक की बातों को ध्यान से सुनते हैं। तो अभी तक ये विकल्प हमारा सही है। डी, स्मरण करने की चाह, कि चूंकि विद्यार्थियों की याद करने की इच्छा है, स्मरण करने की इच्छा है, इसलिए वो अध्यापक को ध्यान से सुनते हैं। ये नहीं, विद्यार्थी अध्यापक को क्यों ध्यान से सुनते हैं? क्योंकि विद्यार्थियों को अध्यापक की बातों को समझना है, चीजों को अध्यापक के नजरिए से समझना है, मूल्यों को समझना है, उन वैल्यूज को समझना है, सीखना है। तो चूंकि विद्यार्थियों को आप कहिए वास्तविक अधिगम करना है, इसलिए वो अध्यापक की बातों को ध्यान से सुनते हैं।
बात समझ आ गई? आप इसका अपने व्यवहारिक जीवन में अनुभव करके देख सकते हैं कि आप अपने अध्यापक की बातों को क्यों ध्यान से सुनते हैं। हमेशा तो ध्यान से नहीं सुनते होंगे, कई बार ऐसा होता होगा कि आप अध्यापक कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन आप उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे। लेकिन कई बार होता है कि आपकी किसी विषय वस्तु में इतनी रुचि आई, आप सीखने की इच्छा रखते हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप अध्यापक के एक एक शब्द को बड़ा गौर से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। तो मसला क्या होगा कि जब आप अध्यापक की बातों को ध्यान से सुनेंगे, आप अध्यापक की बातों को समझना चाहते हैं, आप मूल्यों को समझना चाहते हैं, आप चीजों को अध्यापक के नजरिए से समझना चाहते हैं, वो तदनुभूतिक अधिगम है, एम्पैथेटिक लर्निंग है। बात समझ में आई होगी? तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? सी, तदनुभूतिक अधिगम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहता है संचारित संदेश को माना जाता है सामाजिक उत्पाद यानी कि एक सोशल प्रोडक्ट, गैर प्राकृतिक उत्पाद अर्थात ये नॉन नेचुरल प्रोडक्ट की बात कर रहा है, अलक्षित उत्पाद या स्पिन ऑफ प्रोडक्ट, और टेक्नो उत्पाद या टेक्नो प्रोडक्ट मतलब प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है। अब इसमें सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, सारे विकल्प आपको आसानी से समझ में आएंगे। इसका सही जवाब भी आपको पता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब कोई संदेश एक बार प्रेषित हो जाता है, एक मैसेज सेंड हो जाता है, तो वो सोशल प्रोडक्ट बन जाता है, वो सामाजिक उत्पाद बन जाता है। हमने ये बात पहले की है, लेकिन इसके बाकी विकल्प हमें समझने हैं। एक तो हमें इसमें समझना है कि भाई ये टेक्नो उत्पाद क्या है। तो टेक्नो उत्पाद और कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी से टेक्नो बना दिया इन्होंने, यानी कि आप ये कह सकते हैं इसके स्थान पर प्रौद्योगिकी उत्पाद भी आप कह सकते हैं, प्रौद्योगिकी उत्पाद भी आप कह सकते हैं, तकनीकी उत्पाद भी आप कह सकते हैं। यहां जो है अलक्षित उत्पाद या स्पिन ऑफ, ये बड़ी कॉमन सी टर्म है स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ को आप ये कहिए कि एक जो बाई प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो किसी अन्य चीज के उत्पादन से उत्पन्न होता है, जो किसी अन्य चीज के उत्पादन से उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। सही जवाब हमारा क्या है? सोशल प्रोडक्ट है, सामाजिक उत्पाद है। गैर प्राकृतिक वाले को तो आप इजीली काट देंगे, इसको भी आप समझ पाएंगे, ये टेक्नो उत्पाद मतलब टेक्नोलॉजी से इन्होंने बना दिया। ये जो स्पिन ऑफ है ये बहुत व्यापक शब्द है वैसे अपने आप में, तो मतलब बहुत, आप ये कहिए कि ये बहुत बड़ी टर्म है, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। स्पिन ऑफ प्रोडक्ट के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जब हम संगठन के मामले में बात करते हैं तो आप ये कह लीजिए जैसे कोई संगठन है और वो संगठन किसी प्रोडक्ट विशेष के लिए फेमस हो गया, वो संगठन, वो कंपनी किसी प्रोडक्ट के लिए फेमस हो गई, सब लोग उसको जानते हैं। फिर क्या करने लगे कि वही कंपनी अपनी कोई अलग एक ब्रांच बना दे या उसी से कोई एक यूनिट निकलकर अलग बन जाए, वो अलग प्रोडक्ट बनाने लगे, वो भी स्पिन ऑफ प्रोडक्ट कहलाता है। वहीं हम कह रहे हैं जो किसी अन्य चीज से उत्पन्न हो जाता है, जो बाई प्रोडक्ट होता है, यूजफुल बाई प्रोडक्ट जो होता है, जैसे आप सरसों लेके जाते हैं, है ना, सरसों से तेल निकलवाने जाते हैं, सरसों से तेल निकलता है और उससे फिर वो जानवरों के खाने के लिए एक वो खल भी आ जाती है, वो क्या है? स्पिन ऑफ प्रोडक्ट ही है, वो अलक्षित उत्पाद ही है कि वो लक्षित नहीं था, उसको टारगेट नहीं किया गया था, लेकिन वो उत्पन्न हुआ, समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, विष निकला। तो लक्षित क्या था? लक्षित था अमृत, अलक्षित क्या था? वो विष। वो विष क्या है? हम कहेंगे कि वही विष जो है स्पिन ऑफ प्रोडक्ट है। बात ध्यान रह जाएगी। तो अभ्यास कर रहे तो आपको बाकी विकल्पों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये तो आपको आसानी से समझ में आया कि जब कोई संदेश प्रेषित हो गया, कोई मैसेज कन्वे हो गया, नाउ वो जो मैसेज है वो क्या बन जाएगा? वो मैसेज एक सोशल प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई मुश्किल इस बात को समझने में किसी को भी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखा जा सकता है। अगला प्रश्न हमसे कहता है कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर को किसके उपयोग से बचकर सीमित किया जा सकता है?
अब हमें दो बातें समझनी है, एक तो ये कक्षा संचार की बात कर रहा है, दूसरा ये अर्थगत शोर की बात कर रहा है। अर्थगत शोर जैसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं संचार में आने वाली जो बाधाएं हैं, संचार में आने वाली बाधाओं को, बैरियर्स को हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं, नॉइज कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, अर्थगत शोर है। अर्थगत शोर यानी कि अर्थगत बाधा है एक, यानी कि जिस बाधा की वजह से, एक ऐसी बाधा जिसकी वजह से प्राप्तकर्ता संदेश के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पा रहा। बात समझ पाए? संचार का उद्देश्य क्या है, एक प्रेषक जो संदेश प्रेषित कर रहा है वो वास्तविक अर्थों में प्राप्तकर्ता को समझ में आए, तभी तो सफल होगी ये पूरी प्रक्रिया, तभी तो हम कहें कि फीडबैक पॉजिटिव आएगा, सकारात्मक आएगी प्रतिपुष्टि। लेकिन अर्थगत शोर का मतलब क्या हुआ, अर्थगत बाधा का मतलब क्या हुआ कि प्राप्तकर्ता को वो संदेश का वास्तविक अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है इस प्रश्न में कि अर्थगत शोर को किसके उपयोग से बचकर, हम ऐसा क्या करें, किस चीज के उपयोग से हम बच जाएं ताकि हम अर्थगत शोर को सीमित कर दें, उसको लिमिटेड कर दें, उसको कम कर दें, न्यून कर दें। प्रश्न समझ में आया कि संचार में, कक्षा संचार में जो अर्थगत शोर उत्पन्न होता है उसे हम किसके प्रयोग से बचकर कम कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। पहला कहता है संवाद। संवाद से बाधाएं समाप्त होती हैं। ठीक है, संवाद से समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं। आप ये कह लीजिए, संवाद से हम चीजों को सुलझाते हैं। संवादहीनता चीजों को उलझाती है, कॉम्प्लिकेट कर देती है चीजों को। तो संवाद करना तो जरूरी होगा। संवाद से बचकर क्या हम बाधाओं का निराकरण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और यदि हम संवाद से ही बच गए तो संचार की प्रक्रिया ही नहीं हुई फिर तो, यानी कि संवाद तो नहीं होगा, संवाद तो नहीं होगा, कोई मुश्किल इस बात को। दूसरा बी विकल्प है घिसी पिटी शब्दावली। कैसी शब्दावली है? घिसी पिटी शब्दावली है। ये बात ठीक है कि यदि हम घिसी पिटी शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो कई बार वो शब्दावली, हम ये कह दें, भाषाई बाधा का काम करती है। कई बार वो शब्दावली भाषाई बाधा का काम करती है। जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि हमने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जिस शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हों। डबल डेकर जिसको हम कह सकते हैं कि द्विअर्थी बात है, द्विअर्थी शब्द है। तो यदि हम घिसी पिटी शब्दावली के प्रयोग से बचेंगे तो हम संचार में अर्थगत बाधा को सीमित कर सकते हैं। बी विकल्प अभी तक सही है, बी विकल्प सही है। सी क्या कहता है? गैर शाब्दिक संकेत। गैर शाब्दिक संकेत का मतलब, ये आप कह लीजिए अशाब्दिक संकेत का मतलब क्या हुआ? हम अशाब्दिक संकेत से अर्थगत बाधा को कैसे हटा सकते हैं? अर्थगत बाधा का तो मतलब ये है ना कि वहां शब्द हैं, शब्द हैं तो वो शाब्दिक संचार है, भाषा है, चाहे वो लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो, लेकिन भाषा है। ये किसकी बात कर रहा है? गैर शाब्दिक की। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डी मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का प्रयोग करके या मल्टीमीडिया के प्रयोग से बचकर हम अर्थगत बाधा को कम नहीं कर सकते। हम अर्थगत बाधा को कैसे कम कर सकते हैं? हमें शब्दावली पर ध्यान देना होगा, हमें जो अनावश्यक शब्द हैं उनके प्रयोग से बचना होगा। वही मितव्ययी संचार वाली चीजें आप याद कर लीजिए, पार्सिमनी कम्युनिकेशन वाली हमने पहले बात की उसको लेकर, कि हमें यदि अर्थगत बाधा को दूर करना है तो हमें ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना होगा जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हों। हमें ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना होगा जो सामान्य प्रयोग में लाई जाती हो। ऐसी शब्दावली ना हो जिसको उपयोग में नहीं लाया जाता है सामान्य बोलचाल की भाषा में, क्योंकि ऐसी शब्दावली को समझना प्राप्तकर्ता के लिए मुश्किल हो सकता है। और यदि प्राप्तकर्ता ने उस शब्द के अर्थ को समझा नहीं तो अर्थगत बाधा उत्पन्न होगी, संचार की प्रक्रिया सफल नहीं होगी, प्रभावी संचार नहीं होगा, प्रतिपुष्टि सकारात्मक नहीं आएगी। बिंदु स्पष्ट हुआ होगा। अगला प्रश्न देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए निम्नांकित में से कौन उपयोगी है? किसकी बात कर रहा है? ये भी
बाधाओं की। कहाँ? कक्षा संचार में, क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स आते हैं उन बैरियर्स को दूर करने के लिए इन विकल्पों में से कौन से विकल्प ऐसे हैं जो उपयोगी हैं। ठीक है, एक एक विकल्प देखते हैं। पहला कहता है शब्दाडंबर के स्तर की पहचान करना। शब्दाडंबर का मतलब क्या हुआ? यही कि हम नाहक ही जटिल शब्दावली का, जटिल शब्दों का प्रयोग करें, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करें, बड़े बड़े वाक्य, लंबे लंबे वाक्य बनाएं, तो ये क्या होगा? ये होगा शब्दाडंबर। शब्दों का आडंबर करना। आप देखेंगे कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हिंदी बेशक बोल रहे हों, लेकिन हिंदी बोलते समय भी वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रचलित नहीं है। बिंदु स्पष्ट हुआ होगा? ठीक। जो अंग्रेजी बोलने वाले होते हैं उनमें ये दिक्कत अधिक है, वो ऐसे शब्द ढूंढ कर लाते हैं जो सामने वाला समझ ही नहीं पाता। इसलिए हमारे यहाँ आप देखेंगे सामान्यतः जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें विशेष रूप से अंग्रेजी में जो संचार की प्रक्रिया होती है उसमें प्रतिपुष्टि सकारात्मक आने की संभावनाएं कम है। कारण क्या है? वो जो हम नाहक ही जटिल शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दाडंबर करते हैं, तो ये क्या है कि हम यदि शब्दाडंबर के स्तर की पहचान कर लेंगे तो हम कक्षागत जो बाधाएं हैं, बैरियर्स हैं, अवरोध है, उनको दूर कर सकते हैं। बात समझ आ गई? दूसरा, अपरिचित शब्दों का उपयोग करना। यदि हम अपरिचित शब्दों का उपयोग करेंगे, ऐसे शब्द जिनसे हमारा प्राप्तकर्ता, जिनसे हमारा विद्यार्थी परिचित नहीं है, जानता नहीं है, ऐसे शब्दों का अर्थ वो समझ ही नहीं पाएगा। और यदि प्राप्तकर्ता अर्थ नहीं समझ पाया तो संचार में तो बाधाएं बढ़ेंगी, प्रतिपुष्टि विकृत प्राप्त होगी, नकारात्मक प्राप्त होगी, संचार की प्रक्रिया सफल नहीं होगी। हमसे प्रश्न क्या कह रहा है कि कक्षा में जब संचार होता है उसमें जो अवरोध, उसमें जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, कौन कौन सी उपयोगी बिंदु हैं, ये पूछा है। तो हम अपरिचित शब्दों का उपयोग करेंगे यदि, तो इससे तो बाधाएं बढ़ेंगी, दूर थोड़ी होंगी, इसलिए दूसरा नहीं होगा। आप अभी तक एलिमिनेशन वाले प्रोसेस को लगा के भी देख सकते हैं। जैसे आपको पता चला कि पहला तो सही है, पहला इसमें है, पहला इसमें है, आपको पता चल गया। हम ये निश्चित हो गए कि पहला तो सही है। जैसे ही पहला सही है, बी में पहला नहीं है, सी में पहला नहीं है, तो दो विकल्प हमारे हट गए, प्रायिकता 50% हो गई। अब हमें पता चला कि दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। जैसे ही दूसरा गलत है तो ये दो विकल्पों में से इसमें दूसरा दिया गया है, यानी कि ये भी नहीं होगा, यानी कि पहला भी नहीं होगा। तो हम सही विकल्प पे तो पहुंच गए। सही विकल्प क्या होगा? पहला, पांचवा और छठा। लेकिन क्यों है ये उत्तर सही, हमें तो ये जानना है अभ्यास करते समय। चलिए, हमें दूसरा समझ में आया। तीसरा, विद्यार्थियों के शब्द ज्ञान की अनदेखी करना। यदि हम विद्यार्थियों के शब्द ज्ञान की अनदेखी करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे अध्यापक ने क्या किया कि अध्यापक ने विद्यार्थियों की वोकैब पावर जो है, जो शब्दावली उनको ज्ञात है, जिन शब्दों का अर्थ वो जानते हैं, इस चीज को अनदेखा कर दिया। तो अध्यापक हो सकता है कुछ ऐसे जटिल शब्दों का प्रयोग कर ले जिसको लेकर विद्यार्थी, आप ये कह लीजिए, फेमिलियर नहीं है, जो शब्दावली विद्यार्थियों के संज्ञान में नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। और यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो संचार सफल नहीं होगा, विद्यार्थियों को वो संदेश समझ में नहीं आएगा वास्तविक अर्थ में। इसलिए क्या, तीसरा भी गलत होगा। ठीक है। चौथा, खंडित वाक्य। इसको तो आप आसानी से काट देंगे। यदि खंडित वाक्य होंगे, खंडित वाक्य का मतलब हुआ कि आधे अधूरे वाक्य हैं, पूरी बात समझ में नहीं आ रही। आधे अधूरे वाक्य हैं, पूरी बात समझ में नहीं आई, पूरा वाक्य है ही नहीं, उसका अर्थ ही नहीं निकलता कुछ, तो क्या विद्यार्थी समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। और यदि विद्यार्थी नहीं समझ पाए तो ऐसा होने से कक्षागत संचार की बाधाएं बढ़ी या दूर हुई? बाधाएं और बढ़ गई। और हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है? दूर कैसे होंगी बाधाएं? तो इसलिए हमारा क्या, चौथा भी गलत होगा। पांचवा, वाणी में उतार चढ़ाव। ये सही है। वाणी में उतार चढ़ाव, आप याद आएगा आपको, हमने पार्श्व भाषा को लेकर बात की थी, पैरा लैंग्वेज को लेकर बात की थी। मैंने कहा था उसमें कि अशाब्दिक संचार के पहलुओं में यह आता है कि भाई बात कैसे कही गई है,
शब्द जो स्वर हैं, व्यंजन हैं, उनका उच्चारण कैसे किया गया है। इसी में आता है वाक स्वराघात, इसमें आता है वाणी की दर, वाणी की प्रबलता, इसी में आता है। ठीक है, कहां आपको किस शब्द पर जोर देना है। अब अध्यापक क्या, उस जोर देने के साथ ही विद्यार्थियों को यह संकेत मिल जाता है, यह संदेश मिल जाता है कि भाई इस बात पर आपको ध्यान देना है, यह महत्वपूर्ण है। समझ पाए? तो इसको बोलते हैं, वाणी में उतार चढ़ाव को बोलते हैं वाक स्वराघात। जब अध्यापक किसी शब्द पर, किसी स्वर पर, किसी व्यंजन पर, किसी एक शब्द पर बहुत जोर देते हैं, ठीक है, ये जो आप उतार चढ़ाव देखते हैं वो, तो ये सही है। ठीक है, भाषण को प्रासंगिक बनाना, रिलेवेंट बनाना। यदि अध्यापक द्वारा जो सूचनाएं, जो जानकारी विद्यार्थियों को दी जा रही है वो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, तो विद्यार्थी उसको सुनेंगे नहीं, तो वो तो एक बाधा हुई ना, वो तो संचार में एक बाधा हुई। तो यदि अध्यापक अपने भाषण को प्रासंगिक बनाते हैं, रिलेवेंट बनाते हैं, तो वो क्या करेंगे, टू द पॉइंट बात करते रहेंगे। जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, जिस चीज में विद्यार्थियों की रुचि है, वो चीज विद्यार्थियों को बता रहे होंगे। यदि विद्यार्थियों को वो चीजें बताई जाएंगी तो विद्यार्थी उसमें रुचि लेंगे, वास्तविक अधिगम करेंगे, संचार की प्रक्रिया सफल होगी, सकारात्मक प्रतिपुष्टि आएगी, यानी कि ये भी सही है। तो पहला सही है, पांचवा सही है, छठा सही है। सही विकल्प हमने अपना पहले ही खोज लिया था, डी विकल्प हमारा सही है। ठीक है, किसी को कोई मुश्किल यहां तक में नहीं आएगी। ठीक, अगला सवाल देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, वही पहला कथन कहता है हास और परिहास के साथ वाक कौशल कक्षा संचार को, संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है। अब बात ठीक है, क्लास में आप देखेंगे जैसे शिक्षा और इसके संदर्भ में हम कहा ही जाता है कि जो शिक्षा है वो एजुटेनमेंट के सिद्धांत पर आधारित है। एजुकेशन, धन जमा, एंटरटेनमेंट, यानी कि पढ़ाते समय अध्यापक, कई बार होता है कि जब लंबी अवधि की कक्षाएं होती हैं तो विद्यार्थी ऊब जाते हैं, एक रस्ता वो हो जाती है, मोनोटोनी हो जाती है, विद्यार्थी बोर हो जाते हैं। तो उनमें पुनः नई ऊर्जा का संचार करने के लिए कई बार अध्यापक कोई हंसी मजाक वाली बात करते हैं, कोई चुटकुला विद्यार्थियों को सुना देते हैं। जैसे ही विद्यार्थी हंसे, एकदम रिफ्रेश हो गए, पुनः नई ऊर्जा का संचार हो गया, और जो वो एक रास्ता थी वो एक रास्ता टूट गई और विद्यार्थी पुनः नई ऊर्जा प्राप्त करेंगे सीखने के लिए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, जो हंसी मजाक होता है कक्षा में वो कक्षा को सम्मोहक बनाता है। ठीक है, अब इसके कारण को हम क्या करेंगे, क्योंकि लगाकर पढ़ेंगे। क्योंकि आलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार को उद्देश्यपरक नहीं बनाते हैं। इसने क्या कह दिया, उद्देश्यपरक नहीं बनाते हैं, उद्देश्यपरक नहीं बनाते, ये कह रहा है। अब यहां आपको समझना क्या है, आलंकारिक हस्तक्षेप। कई बार क्या होता है कि अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को कोई उदाहरण देते समय कोई चीजें, कोई आप ये कह लीजिए ऐसे शब्द का प्रयोग कर लेना, है ना। जैसे अध्यापक ने क्या किया कि भाई ये मार्कर है, इस मार्कर को तुम एक व्यक्ति समझो। ये क्या है, ताकि विद्यार्थी उस चीज को ध्यान से समझे। ये आलंकारिक हस्तक्षेप इसको कहा जाता है। जैसे कई बार आप देखेंगे, मैं एक ऐसा डायग्राम बनाता हूं, आपको अभी ये चीजें समझ में आए नहीं आए, या कक्षा में आपको समझ में आती हैं, आपको ये चीजें एग्जाम में याद आती हैं। जब आप परीक्षा भवन में बैठे होंगे तब आपको ये याद आएंगी। बात समझे, हम तो ये अभ्यास वाली कक्षाएं सिर्फ कर रहे हैं। जो नियमित रूप से विद्यार्थी, जो नियमित कक्षाओं वाले विद्यार्थी हैं, वो इससे बड़े परिचित हो जाते हैं कि मैं इस तरीके के ये एक इमोजी सा बनाता हूं और इससे फिर एग्जाम हॉल में उन्हें वो चीजें याद आ जाती हैं। आपको भी आ जाएंगी, आपको भी ऐसे ही आएंगी। तो ये क्या है, ये एक आलंकारिक हस्तक्षेप है, आप ये कह लीजिए। अध्यापक कई बार कोई प्रतिमान, कोई मॉडल कक्षा में लाते हैं विद्यार्थियों की चीज को समझाने के लिए, वो भी आलंकारिक हस्तक्षेप है। ठीक है, हमसे ये कह रहा है आलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार को उद्देश्यपरक नहीं बनाते हैं। भाई ऐसी कोई चीज दिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी ना उससे। और कक्षा का उद्देश्य क्या है,
विद्यार्थियों को वास्तविक अधिगम कराना, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। बात समझे? तो ये इसकी वजह से ये आर जो है, रीजन जो है वो गलत ही हो गया। कथन सही है, कथन सही है कि भाई हास और परिहास के साथ वाक् कौशल कक्षा संचार को सम्मोहक बनाता है। आप उससे सहमत होंगे आसानी से। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। सी विकल्प हमारा सही होगा। सी विकल्प हमारा सही होगा। किसी को कोई मुश्किल इसको समझने में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान कीजिए। पहली बात तो आपको यह समझना है आंगिक भाषा, और दूसरा इसने कहा है टेक्निकल वर्ड इसके लिए क्या होता है, तकनीकी शब्द इसके लिए क्या होता है। पहले हमें समझना होगा आंगिक भाषा का मतलब क्या होता है। आंगिक, आंगिक हम कहेंगे अंग वाली भाषा, यानी कि अंग संचालन। आंगिक भाषा, ठीक है। और इसमें समझना यह है, अशाब्दिक संचार के पहलुओं में हमने आपको ये लिखवाया था कि एक आप देखेंगे काइनेसिक्स होता है, जिसको लिखा मिला था आपको अंग विक्षेप विज्ञान मिला था ना, जिसको हमने कहा था कि ये शरीर की भाषा का अध्ययन है। शरीर की भाषा के अध्ययन के रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। तो वो क्या था? शरीर की भाषा का अध्ययन था। ठीक है। अब इसमें आंगिक भाषा में जो हमारे अंग संचालन है, इसमें दोनों चीजें होती हैं। हालांकि इसमें अंग संचालन भी हो सकता है और अंग संचालन एवं संकेत भी हो सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए। कई बार जब हम अपने भाव भंगिमाओं का प्रयोग कर रहे होते हैं तो हम अपने इन भाव भंगिमाओं के द्वारा ही, चेहरे के हाव भाव के द्वारा ही कोई संकेत भी जाहिर करते हैं, कोई संकेत भी देते हैं। संकेत के द्वारा संदेश भी दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है। तो जैसे ही हम आंगिक भाषा की बात करेंगे, अंग संचालन की भाषा की बात करेंगे, तो उसमें अंग संचालन भी और संकेत भी हो सकते हैं। होंगे ही होंगे, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हम अंग संचालन के द्वारा कोई संकेत देंगे ही देंगे, दिया जा सकता है। इसलिए हमने क्या लिखा? संकेत भी हो सकते हैं। संकेत भी हो सकते हैं। समझ में आया होगा, कोई मुश्किल नहीं। अब इसके विकल्प पे आते हैं। इसने पूछा आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त जो तकनीकी शब्द है, उस तकनीकी शब्द की पहचान करनी है। पहला है सामीप्य संसूचकता, यानी कि प्रॉक्सिमिटी की बात करता है। अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? प्रॉक्सिमिटी को लेकर, या आप इसको कह सकते हैं हिंदी में निकटता। निकटता अभी और बात करेंगे। समय सूचक संप्रेषण, समय सूचक संप्रेषण आपको याद आएगा, हमने लिखा था संचार में समय का प्रयोग क्या कहलाता है? क्रोनेमिक्स। किस समय क्या बात करनी है? संचार में समय का प्रयोग क्या होता है? क्रोनेमिक्स कहलाता है। अंग विक्षेप विज्ञान, हमने इसको लेकर बात की काइनेसिक्स। तो अब इसको समझने की वापस से आवश्यकता है नहीं, हम इसको लेकर बात कर चुके हैं। स्पर्श भाषा को लेकर हम लोग बात कर चुके हैं। टच लैंग्वेज को लेकर हम पहले बात कर चुके हैं। तो हमसे आंगिक भाषा को लेकर प्रश्न है। आंगिक भाषा में समय के प्रयोग की बात नहीं है, क्रोनेमिक्स की बात नहीं है, टच लैंग्वेज की बात नहीं है। इसमें जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है ना, वो इन दोनों में है। सामीप्य संसूचकता, प्रॉक्सिमिटी को लेकर, और काइनेसिक्स को लेकर, अंग विक्षेप संसूचकता, इसको लेकर भ्रम की स्थिति हो सकती है। क्योंकि काइनेसिक्स क्या है? एक अशाब्दिक संचार का पहलू है, और अशाब्दिक संचार के पहलू में काइनेसिक्स होता है, जिसको हमने कहा शरीर की भाषा है। शरीर की भाषा है। यहां है आंगिक भाषा, और आंगिक भाषा में मैंने आपसे क्या कहा कि संकेत भी हो सकते हैं। शरीर की भाषा में वो शामिल नहीं है, काइनेसिक्स में वो शामिल नहीं है। बात समझ आ रही होगी यहां तक की? तो इसीलिए क्या कहेंगे हम? ये भी नहीं होगा। क्या होगा?
सामीप्य संसूचकता सही जवाब होगा। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? संचार में प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या हुआ? संचार में निकटता का मतलब क्या हुआ? संचार में निकटता भी, ये सारे के सारे, ये चारों ही अशाब्दिक संचार के पहलू हैं। चाहे हम काइनेसिक्स की बात करें, प्रॉक्सिमिटी की बात करें, टच लैंग्वेज की बात करें, क्रोनेमिक्स की बात करें, ये सारे के सारे अशाब्दिक संचार के पहलू दिए गए हैं हमें, ठीक। लेकिन यहां हमें कि प्रॉक्सिमिटी इन कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है? तो संचार में निकटता हम कह ले कि हमने कहा एक अशाब्दिक संचार का एक रूप है जो ये दर्शाता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जब संचार की प्रक्रिया में है तो वो उसके कितना निकट, वो उसके कितना करीब खड़ा है या कितना करीब बैठता है। संचार में सामीप्य इस बात को भी संदर्भित करता है कि लोग दूसरों के कितना करीब होने के आधार पर अपने व्यवहार को, अपने संचार को, अपने संदेश को, अपने भाषण को कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे समायोजित करते हैं। आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, जैसे हम ये देखें कि दो व्यक्ति बहुत नजदीक खड़े होकर बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति बहुत पास खड़े होकर बात कर रहे हैं, मुश्किल से उनमें 4-6 इंच की दूरी होगी। ये आपको एक संदेश प्रेषित कर देगा, ये आपको एक संदेश प्रेषित कर देगा कि ये दो व्यक्ति एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। आप किसी अनजान व्यक्ति से इतनी नजदीक होकर तो बात नहीं करेंगे। आपने देखा कि कोई दो व्यक्ति संचार में है और वो दूसरे के कान में बात कह रहा है, तो वहां से आपको एक संदेश मिल जाएगा कि ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। संदेश मिल गया होगा ये आपको कि भाई वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, ये समझ गए आप। अब उसने आपको ये बताया नहीं कि हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आपको ये मैसेज मिल गया, तो अशाब्दिक संचार का ही पहलू हुआ कि उनकी एक एक्टिविटी से आपको पता चल गया। संदेश में निकटता आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप देखेंगे कोई व्यक्ति जिनमें 1-2 फीट की दूरी है और बात कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा। कई बार आप देखते हैं कि जैसे दो दोस्त जा रहे हैं, ये अच्छे से आपको समझ में आएगा उदाहरण। दो दोस्त जा रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बीच में एक व्यक्ति मिला जिसको इनमें से कोई एक जानता है, तो वो गया, वो उसके पास जाके हैंडशेक वगैरह किया और दूसरे वाला वहीं खड़ा रह गया। हम सामान्यतः ऐसा करते हैं, हम तो इस झिझक में रहते हैं कि चूंकि हम उसे जानते नहीं तो हम उसके पास नहीं गए। लेकिन ये भी एक संदेश है, इस व्यवहार में भी एक संदेश है क्या, कि भाई ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और इस व्यक्ति की संचार करने में भी रुचि नहीं है, तभी ये इसके पास नहीं गया, वरना ये इसके पास जाता, वरना ये इसके पास जाता। ये है प्रॉक्सिमिटी इन कम्युनिकेशन, संचार में सामीप्यता या सामीप्य भी आप कह सकते हैं। समझ पाए होंगे आसानी से। यानी कि जब हम कहें तो इसका हमें सही उत्तर क्या मिल जाएगा? प्रॉक्सिमिटी, या आप कहिए सामीप्य संसूचकता। आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए जो तकनीकी शब्द की पहचान है वो क्या होगा? सामीप्य संसूचकता। बात समझ में आ गई होगी आसानी से, आगे बढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संप्रेषण द्वारा संबंधित होने वाले कौशलों की पहचान करनी है। ऐसे स्किल की पहचान करनी है जो संचार से संबंधित है, ऐसे स्किल की पहचान करनी है जो संचार से संबंधित है। अब आप क्या कहेंगे? सहज ही भाई, संचार से क्या क्या संबंधित हो सकता है? पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, सीधी सी बात है। अब देखिए, पहला कहता है वाचन और श्रवण, यानी कि बोलना और सुनना। आप क्या कहेंगे कि हाँ, बोलना और सुनना संचार से संबंधित हुआ, संचार से संबंधित एक स्किल की बात है। यही चारों कौशल की बात तो हम करते हैं भाई, पठन कौशल, लेखन कौशल, वाक कौशल और श्रवण कौशल, इन्हीं 4 स्किल की हम बात करते हैं। तो पहला तो सही हो जाएगा कि वाचन और श्रवण, बोलना और सुनना। अब पहला किस किस में है? पहला इसमें भी है, पहला इसमें भी है, बाकी दोनों में नहीं है, तो ये हट गए। वही प्रश्न के सही होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 50%। ठीक है। एक और विकल्प, दूसरा कहता है श्रवण
तथा सहायता। श्रवण तो सही है, लेकिन सहायता, क्या ये संचार से संबंधित एक कौशल है सहायता? नहीं, आप इसको खारिज कर देंगे। तो ये हट जाएगा। किसकी वजह से गलत हुआ? सहायता की वजह से, वरना श्रवण तो है। तीसरा, सहायता तथा संभाषण। अब ये फिर सहायता की वजह से गलत हो गया। भाषण संभाषण तो इसमें है, भाषण संभाषण तो वाक कौशल है, भाषण देना, ठीक है। चौथा, संभाषण सही है, लेखन ये सही है, लेखन कौशल। भाई हम संचार के कौशल की बात करते हैं तो यही कौशल तो हम कहते हैं वाक कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। इन्हीं चार की बात करते हैं। जो अलग है, सहायता है, वो क्या होगा? गलत हो जाएगा। बात समझ पाए? तो एलिमिनेट करके भी हमने सही जवाब खोज लिया था। हालांकि सही विकल्प हमारा क्या हो गया? सी, पहला सही है और चौथा सही है। संप्रेषण द्वारा संबंधित होने वाले कौशल कौन कौन से हैं? वाचन और श्रवण, और फिर चौथा विकल्प हमारा संभाषण और लेखन। इन चार विकल्पों में से हमारे ये दो सही हैं। तो पहला सही है, चौथा सही है, सही विकल्प हमारा सी हो जाएगा। सी है ना? सी। अगला प्रश्न देखा जाए। कथन कारण वाला प्रश्न है। पहला कथन आपसे कहता है बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। बिना संचार के, बिना संवाद के, बिना बातचीत किए कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। आप कहेंगे कि हाँ, बात तो ठीक है, किसी भी सामाजिक गतिविधि के लिए आपको संचार करना होगा। किसी भी सामाजिक गतिविधि के लिए संचार तो करना होगा, चाहे आप शाब्दिक संचार करें या अशाब्दिक संचार करें, लेकिन संचार तो करना ही होगा। बात समझ आ गई यहां तक की? तो ये बात तो सही हो गई कि भाई संचार संभव नहीं है, तो कथन सही है। जैसे ही कारण पे आए तो क्या कहेंगे? क्योंकि संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये वाक्य पूरा नहीं बन रहा। हमने कहा कि बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है, क्योंकि संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको हो सकता है ये लगे कि ये तो व्याख्या सही है, हो सकता है आपको ये लगे कि व्याख्या सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि ये सामाजिक गतिविधि की बात कर रहा है। संचार में तो वाणिज्यिक गतिविधियां भी शामिल होती हैं कि भाई सामाजिक गतिविधि इसलिए संभव नहीं है क्योंकि संचार हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरे अवश्यंभावी है एकदम हमारे लिए, संचार के बिना काम नहीं चलेगा। रोटी कपड़ा और मकान, साथ में संचार भी कहा जाए। बात समझे? तो रीजन तो यदि व्याख्या की बात आएगी तो ठीक नहीं है, लेकिन यदि हम केवल इसे कथन के रूप में पढ़ें कि संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कथन सही है। यदि इसको हम एक कथन के रूप में पढ़ेंगे तब कहेंगे सही है, लेकिन जैसे ही बात आएगी व्याख्या सही करता है कथन की या नहीं, तो व्याख्या सही नहीं कर रहा, व्याख्या सही नहीं है। कथन भी ये सही है, कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। सही विकल्प हमारा क्या होगा? बी। सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं आई होगी इस प्रश्न को समझने में, आसानी से समझ में आया होगा। ये बात एकदम ठीक है कि भाई हमारी कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है संचार के बिना। हम कहीं वाणिज्यिक गतिविधि भी तो संभव नहीं है, सांस्कृतिक गतिविधि भी तो संभव नहीं है, कोई गतिविधि संभव नहीं है संचार के बिना। और जब संचार कह रहे हैं तो संचार, चाहे आप हम ये कहें बोलकर अपनी बात कहें, लिख कर अपनी बात कहें, संकेत में कहें, प्रतीक में कहें, कूट में कहें, चिन्ह में कहें, कैसे भी संचार तो होगा ही होगा। बात समझे? इसलिए भाई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो व्याख्या सही नहीं है, बस बाकी दोनों ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है निम्नलिखित में से एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करनी है। वन वे कम्युनिकेशन को लेकर बात कर रहा है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि केवल एक ही व्यक्ति ये प्रेषक है और दूसरे वाला महज प्राप्त करता है, वो प्रतिपुष्टि नहीं दे रहा।
संचार केवल इधर से हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन, संचार केवल इधर से हो रहा है। ठीक है, जैसे आप आईसीटी के साथ में जब तकनीक आधारित संचार को पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना सिंप्लेक्स चैनल, डुप्लेक्स चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल, है ना, आप उसमें ये पढ़ते होंगे। तो सिंप्लेक्स चैनल क्या होता है कि भाई एक तरफ से ही बात होती है, या तो इधर से इधर होगी एक बार में, या फिर इधर से इधर होगी एक बार में। अरे जिसका उदाहरण वॉकी टॉकी है, वॉकी टॉकी पे आप देखते होंगे पहले एक बोलता है अपना पूरा वाक्य बोल देता है, फिर कहता है ओवर, फिर दूसरे वाला अपना वाक्य बोलेगा, फिर वो बोलेगा ओवर एंड आउट। बात समझ आ गई? ओवर ओवर ये सुना होगा ना, फिल्मों में देखा होगा आपने। तो हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान कीजिए। पहला प्रेषक, विकोडन, संदेश, माध्यम, संकेतन, प्राप्तकर्ता। अच्छा, दूसरा प्रेषक, संकेतन, संदेश, माध्यम, विकोडन, प्राप्तकर्ता। तीसरा प्राप्तकर्ता, संकेतन, संदेश, माध्यम, विकोडन और प्रेषक। फिर प्रेषक, संदेश, विकोडन, संकेतन, माध्यम, प्राप्तकर्ता। ये माध्यम है ना, ये माध्यम है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात सोचिए आप, एकदम हल्का सा। पहले एक बात आप समझेंगे, क्या कहेंगे कि भाई जब संचार की प्रक्रिया एक तरफा है तो कुछ भी होगा, कैसे भी होगा, एक प्रेषक होगा और सबसे अंत में एक प्राप्तकर्ता होगा। ये तो एकदम कॉमन सी बात हो गई। तो शुरू में प्रेषक यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इसमें नहीं है, तो ये तो अपने आप कट गया, ये तो अपने आप कट गया। चाहे आप प्राप्तकर्ता को लेके देखें तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है, तो ये अपने आप कट जाएगा। तो बिना कुछ दिमाग पर जोर दिए प्रश्न के सही होने की प्रायिकता 33% हो गई। एक विकल्प आसानी से आपका हट गया। ठीक है, अब आप समझिए, संचार की प्रक्रिया यदि एक तरफा है तो एक व्यक्ति केवल बोलने वाला है। तो एक व्यक्ति यदि बोलने वाला होगा, एक तरफ से संचार जा रहा होगा, यानी कि पहले होगा एक प्रेषक, या आप कह दें संदेश का स्रोत। हमने कहा एक ये व्यक्ति है, ये संदेश का स्रोत है, मैसेज का सोर्स है। संदेश का स्रोत, यहां से क्या होगा, एक संदेश होगा, लेकिन संदेश की क्या होगा, कूट लेखन की प्रक्रिया होगी, कूट लेखन का प्रोसेस होगा। आप कहें एनकोडिंग, जिसको हम कह देते हैं एनकोडिंग, या हम कह दें संकेतन, संकेतन की प्रक्रिया होगी। कोई मुश्किल नहीं इस बात को समझने में कि संकेतन की प्रक्रिया होगी। यानी संकेतन किसका हुआ, संदेश का हुआ, एक मैसेज का हुआ। इसके बाद में एक माध्यम चाहिए होगा जिसके द्वारा संदेश भेजना है, फिर वो माध्यम आ जाएगा। माध्यम जब वो डाकिया चिट्ठी लेकर उधर जाएगा तो वो डिकोड होगा, या आप कहें कूटानुवाद होगा। कूटानुवाद कह लीजिए, कहीं कहीं भी संकेतन लिखा मिल जाएगा, यानी कि हम डिकोडिंग की बात कर रहे हैं। डिकोडिंग की प्रक्रिया होगी, और जब ये डिकोडिंग की प्रक्रिया हो जाएगी तो संदेश किसके पास पहुंचेगा, प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाएगा। कोई मुश्किल इस बात को समझने में? ये संचार के महत्वपूर्ण तत्व में आप पढ़ते ही हैं। प्रेषक है, संदेश प्रेषित किया तो पहले वो संदेश जो है वो संकेतों में रूपांतरित होगा, जिसको हम कहते हैं कूट लेखन, कूट में लिखा गया, या संकेतन कह देते हैं, एनकोडिंग का प्रोसेस कह देते हैं। संदेश, फिर एक माध्यम है, माध्यम के द्वारा जब वो दूसरे के एंड पे पहुंचेगा तो विसंकेतन होगा, कूटानुवाद कह दीजिए उसको, डिकोडिंग कह दीजिए, डिकोडन का की प्रक्रिया कह दीजिए, और फिर वो प्राप्तकर्ता को प्राप्त होगा। ये प्रोसेस है। अब देखिए एक एक को देखते हैं। प्रेषक है, प्रेषक के बाद सीधा क्या दिया हुआ है, डिकोडिंग, विकोडन दिया है, कूटानुवाद दिया है, तो क्या कहेंगे, ये नहीं होगा। सीधी सी बात है। बी विकल्प देखिए, प्रेषक है, फिर एनकोडिंग का, संकेतन का प्रोसेस, एक संदेश है, माध्यम है, फिर डिकोड होगा, फिर रिसीवर को मिलेगा, ये सही है। सी हम पहले काट चुके हैं। डी क्यों गलत है, प्रेषक, सेंडर, सेंडर के बाद सीधे है मैसेज, मैसेज के बाद क्या है, डिकोडिंग दे दिया, तो डिकोडिंग तो तब होगी जब एनकोडिंग होगी, और एनकोडिंग से पहले, संदेश से पहले एनकोडिंग होगी, इसलिए ये भी गलत है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा तार्किक होंगे, प्रश्न का सही जवाब सामने रखा है। कोई मुश्किल इस बात को समझने में किसी को भी? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी।
इसके बाद अगला प्रश्न देखा जा सकता है। सही जवाब क्या हो गया? बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन से प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व हैं? बैरियर्स पूछा है फिर से, 2019 का प्रश्न है, जून वाली परीक्षा का। ये आपसे पूछा गया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन से बाधक हैं, अवरोध हैं, शोर कौन कौन से हैं, बाधा कौन कौन सी हैं? भौतिक शोर, शब्दार्थ संबंधित शोर, मनोवैज्ञानिक शोर, गैर शब्दार्थिक शोध। अभी ऐसे ही ना, ये जबरदस्ती के बनाए हुए शब्द है, कोई आवश्यकता इसकी थी नहीं। आप एक एक के अनुसार थोड़ा सोचिए। हमने कहा कि संचार में उत्पन्न होने वाली जो बाधाएं हैं वो संचार को प्रभावी होने से रोकती हैं। क्या हो सकता है? भौतिक शोर हो सकता है, फिजिकल बैरियर हो सकता है। हमने उदाहरण भी लिए हैं, भाई अस्वस्थ है हम, सर दर्द है, पेट दर्द है, बदन दुख रहा है, कुछ भी है। यदि मानसिक स्तर पर कोई तनाव है, वो मनोवैज्ञानिक शोर है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर बाधा है। यदि हम भाषा का प्रयोग गलत कर रहे हैं, वो भाषाई बाधा है। संगठन में संचार में कोई बाधा आ रही है, वो संगठनात्मक बाधा है कि बॉस अपने कर्मचारियों से, अधीनस्थों से बात नहीं कर रहा, सबऑर्डिनेट से बात नहीं कर रहा ठीक से, या सबऑर्डिनेट अपने बॉस को कोई मैसेज कन्वे करने में सही मैसेज नहीं कन्वे कर रहे, फिल्टर लगा दे रहे हैं, तो वो एक संगठनात्मक बाधा हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें हमसे केवल ये पूछा कि बाधा तो भौतिक शोर है, आप कहेंगे एकदम है। शब्दार्थ संबंधित शोर है कि शब्दों के अर्थ से संबंधित बाधा है। भाषाई बाधा यानी कि गलत शब्द है, त्रुटिपूर्ण शब्द है, त्रुटिपूर्ण अनुवाद है, शब्दाडंबर है, वो सब क्या है? शब्दार्थ बाधा है। मनोवैज्ञानिक शोर है कि आप मानसिक स्तर पर तनाव में है, टेंशन में है किसी बात को लेके, मनोवैज्ञानिक बाधा हो जाएगी, मनोवैज्ञानिक शोर हो जाएगा। गैर शब्दार्थिक शोर, यदि शब्द ही नहीं है, कैसे होगा गैर शब्दार्थिक शोर? तो क्या होगा? चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो 4 इसमें था, इसमें था और इसमें था। आप इससे भी उसको एलिमिनेट कर सकते थे। बिंदु स्पष्ट हुआ होगा। तो सही जवाब हमारा क्या मिल गया? बी। पहला, दूसरा और तीसरा वो सही है। गैर शब्दार्थिक शोर कैसे बाधा होगा? थोड़ा सा भी तार्किक होंगे तो सही जवाब पे पहुंच जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें, क्या कहता है? विषयेतर यथा, यानी जैसे बोलने की दर। विषयेतर का मतलब है विषय से इतर, विषय से अलग। विषयेतर यथा यानी कि जैसे, विषय से अलग जैसे बोलने की दर, रेट ऑफ स्पीकिंग की बात है। ध्वनि विराम उत्पन्न करने की पद्धति और उच्चारण की विलक्षणता को निम्नलिखित में से किस व्यवहार की संज्ञा दी जाती है? जो हमने बात की कि भाई वाणी की दर है, वाणी की प्रबलता है, जो हम ये कहें कि किसी शब्द में किसी स्वर या व्यंजन पर जोर देना हो, जो वाक स्वराघात मैंने कहा था कि उतार चढ़ाव जो आता है ध्वनि में, वाणी में, उसको क्या कहा जाता है? परावैयक्तिक, अनुप्राणित, अनैच्छिक या पराभाषिक? वही पैरा लैंग्वेज, पार्श्व भाषा, पार्श्व भाषा जिसकी बात हमने कुछ देर पहले की। ठीक है। अब इसमें परावैयक्तिक आपको समझ में आ रहा होगा, परवैयक्तिक दूसरे से अलग, अलग वाली बात। अनुप्राणित का मतलब क्या होता है? अनुप्राणित में आप कह सकते हैं प्रेरित, आप कह सकते हैं समर्पित, आप कह सकते हैं एनिमेटेड, आप कह सकते हैं एनिमेटेड। क्या उसको ये एनिमेटेड कहा जाता है? आप कहेंगे नहीं। क्या उसको अनैच्छिक कहा जाता है? बिना इच्छा वाली। अध्यापक किसी शब्द पर जोर देते हैं तो वो इच्छा के साथ है। परावैयक्तिक नहीं, क्या कहेंगे? उसको पार्श्व भाषा कहा जाता है, पराभाषिक कहा जाता है। अशाब्दिक संचार के पहलुओं में आता है। हमने बात की इसको लेकर, पैरा लैंग्वेज को लेकर हमने बात की, तो उसको क्या कहा जाता है? पराभाषिक कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है, कक्षागत परिस्थिति में संप्रेषण करते समय निम्नलिखित में से कौन से उपागमों को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? कौन सी अप्रोच को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है जब एक अध्यापक कक्षा में संचार कर रहे होते हैं? ठीक है। अध्यापक जब कक्षा में संचार कर रहे होते हैं तो उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को चीजें आसानी से समझ में आए, विद्यार्थी
अध्यापक की सारी बातों को आसानी से समझे। यही उद्देश्य है अध्यापक का। अध्यापक जो समझाना चाहते हैं विद्यार्थी उसे उसी अर्थ के साथ समझे जिस अर्थ में अध्यापक चाहते हैं समझाना, यही है। तो अध्यापक की अप्रोच कैसी रहेगी? सरल शब्दों का प्रयोग करना, बहुत अधिक तीव्र गति में ना बोलना, वाणी पर नियंत्रण हो, स्पष्ट उच्चारण हो, ये सब अप्रोच अध्यापक की होंगी। अब इसमें क्या क्या विकल्प दिए, इनके अनुसार सही उत्तर का चयन करेंगे। दृढ़ एवं अनुरूपात्मक, अब ये क्या है? दृढ़, कैसे उपागम, कैसी अप्रोच होगी? दृढ़ अप्रोच होगी। आप कहेंगे नहीं, गलत, ठीक है, क्योंकि हमने कहा एक सॉफ्ट स्पोकन भी तो होता है ना अध्यापक। अगला, तकनीकी एवं आधिपत्यकारी। आधिपत्यकारी का मतलब क्या हुआ कि विद्यार्थियों को कई बार क्या होता है कि तार्किक रूप से ना समझाना, बस मैं कह रहा हूं, यानी कि अध्यापक जब अपने आप में ही स्वयं सिद्ध व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगे, जैसे अध्यापक व्याख्यान पद्धति में करते हैं, लेक्चर मेथड में करते हैं। उसका एक ड्रॉबैक है लेक्चर मेथड का, शिक्षण अभिव्यक्ति में आप पढ़ते होंगे, जो अध्यापन की विधियां हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, दो तरीके के आपके पाठ्यक्रम में हैं। एक हम कहें बड़े समूह की और एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल। एक सरल शब्दों में कह दें तो अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियां आपको पढ़नी होती हैं और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां आपको पढ़नी होती हैं। अध्यापक केंद्रित में आप पढ़ते हैं पहला लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, बहुत पारंपरिक है, प्रभावशाली है। तो उसमें ड्रॉबैक उसका ये है, उसकी सीमा यही है कि कई बार अध्यापक एक स्वयं सिद्ध व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं, तो यही है आधिपत्यकारी, तो ये भी नहीं होगा। निजी नहीं होगा, और अनुसरणकारी। तदनुभूतिक, इसको लेकर तो हम अभी बात करके आए थे, एम्पैथेटिक। और प्रयोजनवादी, उसका एक प्रयोजन होता है, उसका एक कारण होता है, उसकी एक योजना होती है। अध्यापक कक्षा में जो भी चीजें पढ़ा रहे होते हैं, कई बार होता है विषय से इतर जाकर अध्यापक कुछ बातें विद्यार्थियों को बताते हैं, अपने अनुभव से बताएं, कोई काल्पनिक उदाहरण बना के बताएं, कुछ भी, लेकिन उसका भी एक प्रयोजन होता है, कोई कारण होता है उसको बताने का भी। तो क्या कहेंगे, एम्पैथेटिक भी है, मतलब तदनुभूतिक और प्रयोजनवादी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी, कि भाई कक्षागत परिस्थितियों में, यानी कि कक्षा संप्रेषण में, कक्षा संचार में अध्यापक किस अप्रोच को फॉलो करते हैं, इन चार में से या सबसे उपयुक्त माना जाता है तदनुभूतिक एवं प्रयोजनवादी। कोई मुश्किल नहीं समझने में। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में पराभाषिक कहलाते हैं? अब ये फिर वही आ गया, दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। पहला है ध्वनि का उतार चढ़ाव, दूसरा आंतरिक शोर, तीसरा बाह्य शोर, चौथा विरामों का उपयोग, पांचवा वाणी दर और प्रबलता। ये जब परीक्षा पहली बार ऑनलाइन हुई थी, पहली बार एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट कराया था दिसंबर 2018 में, तब ये प्रश्न आया था, ठीक है। पराभाषिक को लेके इससे पहले भी हमने प्रश्न देखा। अशाब्दिक संचार के पहलुओं में पार्श्व भाषा, पैरा लैंग्वेज को लेकर हमने कई बार बात कर ली, कई बार प्रश्न उनके साथ में देख लिया। वही प्रश्न है कि इनमें से कौन संप्रेषण में पराभाषिक कहलाते हैं। पहला ध्वनि का उतार चढ़ाव। अब आप अपने विकल्प का चयन कर सकते हैं आसानी से, आप अपने विकल्प का चयन कर सकते हैं। क्या कहेंगे, ध्वनि का उतार चढ़ाव शामिल होगा पैरा लैंग्वेज में? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। क्या आंतरिक शोर, इंटरनल बैरियर शामिल होगा? आप कहेंगे नहीं। क्यों, वो पैरा लैंग्वेज थोड़ी है, वो पार्श्व थोड़ी है, या पराभाषिक थोड़ी है, या इंटरनल क्या एक्सटर्नल भी नहीं है, बाह्य शोर भी नहीं है, बाह्य शोर भी नहीं है। हाँ, विरामों का उपयोग हो, कहाँ रुकना है, वाणी दर और प्रबलता हो, ये हमने बात की ना अभी थोड़ी देर पहले। ये है कि अध्यापक का वाक स्वराघात, वाणी का उतार चढ़ाव भी इसमें शामिल होता है। विराम चिन्हों का जो उपयोग है, जब आप जैसे आप देखते होंगे ना पुस्तक में, कहीं पूर्ण विराम लगा होता है, कहीं अल्प विराम लगा होता है, कहीं अर्ध विराम चिन्ह होता है, कहीं विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। वो क्यों होता है कि पाठक पढ़ते समय यदि उन चिन्हों का उपयोग करके पढ़ता है तो वो पढ़ते समय उस एकदम बिल्कुल कहानी ऐसे होगा, चीजों को विजुअलाइज भी करने लगेगा और उसे पढ़ने में रुचि भी आएगी। ठीक ऐसा ही अध्यापक भी करते हैं
कि एक वाक्य बोलेंगे फिर रोकेंगे। आप स्टेज पे किसी को परफॉर्मेंस करते हुए देखिए, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, आप देखेंगे वो कॉमेडी कर रहा है, वो एक जोक क्रैक करता है, जोक क्रैक करने के बाद जब लोग तालियां बजा रहे हैं तो वो रुकता है अगली बात कहने से पहले। ये क्या है? ये विराम का उपयोग करना ही तो है, और ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। अध्यापक को भी जरूर आना चाहिए, जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको तो आता ही है, धीरे धीरे वो सीखते ही हैं। बात समझे? तो हाँ, ये पराभाषिक है, तो हम कहेंगे ध्वनि का उतार चढ़ाव भी, विरामों का उपयोग भी, वाणी दर प्रबलता भी। वैसे भी यदि हम इसको कूट के अनुसार बात करें तो आपको पता चला कि पहला तो एकदम सही है। अब आपने देखा कि पहला इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है। प्रायिकता कितनी हो गई? 33%। आपने देखा आंतरिक शोर, दूसरा गलत है, दूसरा इसमें है, ये हट गया। फिर आप आए तीसरा गलत है, आपने ये देख लिया, तीसरा इसमें दिया हुआ, ये हट गया, तो आप सही विकल्प पे तो पहुंच गए। वैसे भी सरल सा प्रश्न है, पार्श्व भाषा को लेकर, पराभाषिक को लेकर इतनी बातें हमने कर ली, तो सरल सा ही प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं है। बिंदु स्पष्ट हुआ होगा। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न अगला, कक्षागत अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभाविता को निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा? किसकी बात कर रहा है? ये कक्षागत अनुदेशन, यानी कि जो कक्षा में अध्यापक कर रहे होते हैं, विद्यार्थियों का निर्देशन कर रहे हो, अनुदेशन कर रहे हो, दिशा निर्देश की तो प्रक्रिया है शिक्षण अधिगम की, ठीक। तो कौन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा, यह समझने वाला प्रश्न है। पहला कहता है शिक्षक का विषय संबंधी ज्ञान, क्या शिक्षक का विषय संबंधी ज्ञान प्रभावित करेगा? दूसरा, शिक्षक की अकादमिक बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं, क्या ये प्रभावित करेगा संप्रेषण की प्रभाविता को? तीसरा, शिक्षण कार्य की क्रियान्विति के समय शिक्षक द्वारा वरीयता दी गई शैली। ये क्रियान्विति का मतलब क्या है? जो एक्टिविटीज के दौरान, मतलब ड्यूरिंग लेक्चर आप कह लीजिए, जब अध्यापक कोई क्रियाविधि करवा रहे, कोई गतिविधि करवा रहे हो, कोई विद्यार्थी को कार्य करने के लिए दिया हो, ये भी आप कह सकते हैं, विद्यार्थी को करने के लिए कोई कार्य दे रहे हो उस दौरान, ठीक है, उस दौरान शिक्षक द्वारा वरीयता दी गई शैली। चौथा, प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण उपकरण, टीचिंग टूल का जो प्रयोग किया अध्यापक ने प्रेजेंटेशन के दौरान। ये तो हमसे पूछा है कि जब अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हो, दिशा निर्देशन की प्रक्रिया चल रही हो, तो अध्यापक के संचार की प्रभाविता को, मतलब जो संचार प्रभावी होगा उसको प्रभावित कौन करेगा? संचार की प्रभाविता को कौन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से संचार या तो प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, मतलब वो प्रभावित हो जाएगा। ये हमसे पूछा है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव होते होते रह जाए। बात समझ पाए? चलिए, अध्यापक का विषय संबंधी ज्ञान क्या प्रभावित करेगा अध्यापक के संप्रेषण को? प्रभावित होते होते रह जाने वाली बात, आप कहेंगे नहीं, ये तो और सहायता ही करेगा। अध्यापक की अकादमिक बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं, इनका क्या मतलब है? कहेंगे नहीं। शिक्षण कार्य की क्रियान्विति के समय अध्यापक द्वारा वरीयता दी गई शैली, तभी विद्यार्थी समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। जिस शैली में अध्यापक बताएंगे, यदि वो शैली विद्यार्थियों के अनुरूप हुई कि विद्यार्थी उसमें समझ पाए तो ठीक रहेगा, नहीं समझ पाए तो प्रभावित हो जाएगा। यानी कि अभी तक के लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी, डी, प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षक द्वारा प्रयुक्त टीचिंग टूल, शिक्षण उपकरण, इसका क्या मतलब? तो सही विकल्प हमारा क्या होगा? सी। बात समझ आई होगी यहां तक की। अगले प्रश्न पे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षक विद्यार्थियों के 6 समूहों के गठन का निर्णय करता है। अच्छा, 6 ग्रुप बना रहे हैं और परिचर्चा एवं प्रतिवेदन के लिए, यानी कि एक डिस्कशन होगा, परिचर्चा होगी, रिपोर्ट के लिए प्रत्येक समूह को एक उप विषय सौंपता है, एक सब सब्जेक्ट दिया है। इस बारे में किस प्रकार का संप्रेषण प्रतिमान, एक कम्युनिकेशन मॉडल, उसकी रणनीति का उत्कृष्ट ढंग से वर्णन करता है? उत्कृष्ट, देखिए कम्युनिकेशन मॉडल को लेकर प्रश्न कब पूछा गया? हमने अभी तक जो बात की है
मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि अब कम्युनिकेशन मॉडल से प्रश्न नहीं बनते। जब आप पुस्तकों में पढ़ते हैं तो पुस्तकों में आप देखेंगे कि रेखीय मॉडल आपको दिया मिलता है या भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल आपको दिए मिलते हैं। लेकिन यदि आप प्रश्नों को देखेंगे, हम प्रश्नों का जब अभ्यास करते हैं तो उससे हमें ये भी तो पता चलता है ना किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब कम्युनिकेशन मॉडल से, संचार मॉडल से प्रश्न नहीं बनते। हमने जो अब तक अभ्यास किया है तो आपने देखा भी कि कम्युनिकेशन मॉडल से प्रश्न नहीं बन रहे। लेकिन बहरहाल दिसंबर 2018 का प्रश्न है, हम अभ्यास कर रहे हैं, सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ये कह रहा है इस मतलब 6 ग्रुप बनाए एक टीचर ने, उनको चर्चा करनी है, रिपोर्ट सौंपनी है, एक सब सब्जेक्ट उनको दे दिया है, एक टॉपिक दे दिया है। किस प्रकार का संप्रेषण प्रतिमान उसकी रणनीति का उत्कृष्ट ढंग से वर्णन करता है। एक है रैखिक प्रतिमान। सबसे पहला जो आदर्श रैखिक प्रतिमान था बुनियादी, वो अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, रैखिक प्रतिमान या मॉडल का मतलब क्या होता है कि जिसमें संचार एक दिशा में होता है, या तो ऐसे हो या ऐसे भी हो सकता है, ऊपर से नीचे, यानी कि ऊर्ध्वाधर या उदग्र भी हो सकता है और क्षैतिज भी हो सकता है, लेकिन होगा एक दिशा में, एक रेखा में होगा। तो जब हमने कहा कि 6 ग्रुप बनाए गए हैं और उनको एक टॉपिक दिया है, 6 ग्रुप में हर ग्रुप में बच्चे होंगे, तो क्या वो रैखिक होगा या रेखीय होगा? आप कहेंगे नहीं। अच्छा, जैसे हमने कहा ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो वही बात आ जाएगी कि वो तो हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगा। जरूरी थोड़ी है हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल भी तो हो सकता है। भाई एक अध्यापक है, अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य यदि बातचीत हो रही है तो वो तो वर्टिकल है ना। और यदि अध्यापक ने ग्रुप बना दिए हैं, टॉपिक दिया है, तो विद्यार्थियों की यदि शंका है टॉपिक को लेकर, किसी चीज को समझने को लेकर, मार्गदर्शन तो अध्यापक ही करेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, ये तो वर्टिकल हो गया, फिर उदग्र हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया। ये कह रहा है क्षैतिज, तो क्षैतिज भी नहीं होगा। तीसरा अंतरक्रियात्मक प्रतिमान, इसको आप कह लीजिए इंटरेक्शन वाली बात। क्या ऐसा, क्योंकि अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, अलग अलग ग्रुप बनाए, फिर ग्रुप बनाने का मतलब ही क्या रह गया, फिर ग्रुप नहीं है, ये भी नहीं होगा। क्रियान्विति परक प्रतिमान, क्रियान्विति परक प्रतिमान का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा मॉडल जिसमें हमने विद्यार्थियों को एक टॉपिक दिया है, विद्यार्थी संचार करेंगे और कोई कार्य कर रहे होंगे, कोई क्रिया संपादित कर रहे होंगे, कोई किसी कार्य का संपादन कर रहे होंगे। तो इसमें क्या है, 6 ग्रुप बनाए हैं, तो हर ग्रुप को एक टॉपिक दिया ना, हर ग्रुप को करने के लिए एक काम दिया, तो ये मॉडल क्या कहलाएगा, क्रियान्विति परक प्रतिमान या मॉडल। ध्यान रह जाएगी बात, थोड़ी सी समझने वाली बात थी। सही विकल्प हमारा क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ये बिंदु ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला बुनियादी जो रेखीय मॉडल है वो किसने, अरस्तु ने सुझाया था, सुझाव दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है प्रभावी आग्रही संप्रेषण जो लिखित या वाचिक रूप में हो के लिए प्रभावी निर्धारक निम्नलिखित में से कौन सा है। अच्छा, अब इसमें देखिए क्या है, प्रभावी आग्रही संप्रेषण, यानी कि जो इफेक्टिव, एक जो सुनने वाला है वो उसे अच्छे तरीके से प्राप्त कर ले, प्राप्तकर्ता संदेश को अच्छे तरीके से प्राप्त कर ले, चाहे संदेश लिखित हो या संदेश मौखिक हो। ये हमसे प्रश्न में कहा है, उसके लिए प्रभावी निर्धारक इनमें से कौन सा है। एक एक विकल्प, तुम संदेश वाला, जिसमें तुम करके संदेश हो, हम संदेश वाला, वे संदेश वाला, या मैं संदेश वाला। मैं, तो आप पाएंगे कि यदि आप किसी व्यक्ति से, आप अपने दोस्त से मिले, किसी अन्य की बात कर रहे हो, और आप अपने दोस्त से मिले खुद की बात कर रहे हो, दोनों में से कौन किसको आपका दोस्त अच्छे तरीके से सुनेगा, मतलब प्रभावी ग्रहण करता, प्राप्त करता या आग्रही होगा, जिसमें आप अपनी बात कर रहे होगे। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात हो गई, जिसमें आप अपनी बात कर रहे होगे। तो क्या कह सकते हैं कि यदि हमसे पूछा गया प्रभावी आग्रही संप्रेषण चाहे लिखित हो या वाचिक के लिए प्रभावी निर्धारक कौन हुआ इनमें से, मैं संदेश वाला, मैं, जिसमें मैं करके संदेश प्रेषित किया गया हो।
तुम करके किया गया हो, वे करके किया गया हो, हम करके किया गया हो, नहीं, मैं वाला अधिक प्रभावी होगा। कोई मुश्किल इस बात को समझने में नहीं आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा अनुक्रम अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच उदग्र वर्टिकल संप्रेषण प्रतिमान को सही रूप से प्रदर्शित करता है? देखिए, उदग्र है या इसकी जगह ऊर्ध्वाधर लिखा मिल सकता है। वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे कह लें या नीचे से ऊपर, इधर या इधर। जब आप संगठन के आधार पर संचार के प्रकार पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिलता होगा कि बॉस है, बॉस जो अपने अधीनस्थों से बात करेगा वो कैसा होगा? ऊर्ध्वाधर संचार होगा, वर्टिकल होगा, है ना, क्योंकि बॉस ऊंची पोस्ट पर है, उसका जो अधीनस्थ है वो उससे नीचे की पोस्ट पर है। कोई मुश्किल इस बात को समझने में? तो वो कैसा होगा? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर, इस तरीके से होगा संचार, तो उसको क्या कहेंगे? उदग्र, वर्टिकल। जब संचार ऐसे हो, इसका मतलब होता है संगठन में कि भाई ये जो है दोनों एक ही पद पर हैं, इसको बोलते हैं क्षैतिज संचार, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। बात समझ पाए? तो ये दोनों एक ही। अब इसमें क्या कहा है उसने? तो स्पष्ट कह दिया कि भाई अध्यापक है और विद्यार्थी है, और अध्यापक और विद्यार्थी है तो हमेशा क्या होगा? अध्यापक ऊपर और विद्यार्थी उनके नीचे वाली इसमें, ठीक है। तो कैसा होगा? वर्टिकल कम्युनिकेशन दोनों के मध्य में होगा। अब इसने हमसे पूछा है कि उस वर्टिकल कम्युनिकेशन मॉडल को इनमें से कौन सा सही रूप से प्रदर्शित करता है? पहला विकल्प आपको क्या दिया गया है? पहला विकल्प है कूट संकेतन, संकेत, संदेश और चैनल। दूसरा चैनल, संदेश, संकेत, कूट संकेतन। तीसरा संदेश, चैनल, संकेत, कूट संकेतन। चौथा संकेत, संदेश, कूट संकेतन और चैनल। अब देखिए, इसमें यदि आपको नहीं जानकारी हो रही है तो भी थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हम लगाएं कि पहले चैनल होगा या पहले संदेश होगा, तो आप इसको आसानी से काट देंगे, ठीक है। फिर संदेश होगा और संदेश से पहले क्या चैनल आ जाएगा या कूट संकेतन होगा, तो इसलिए आप इसको भी काट देंगे। संकेत, संदेश या पहले कूट संकेतन आएगा, एनकोडिंग पहले होगी संदेश से, तो आप इसको भी काट देंगे। सही विकल्प क्या बचा कि पहले एनकोडिंग किसकी, जो सिग्नल है वो संदेश है, फिर एक चैनल का चयन होगा, ये वर्टिकल कम्युनिकेशन। बात समझ आ गई यहां तक की? ये आप सहज ही, मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं जानकारी है इसके सही विकल्प की, लेकिन इतना तो आप एक सामान्य समझबूझ संचार को आपने पढ़ा है, रिवीजन किया होगा, इतनी तो समझबूझ आपकी विकसित हुई होगी कि भाई एक हमने जब प्रमुख तत्व को लेकर बात की, एक प्रेषक है, पहले एनकोडिंग का प्रोसेस होगा, उसके एंड पर एक मैसेज है, फिर चैनल आएगा या माध्यम आएगा, फिर उधर जाएंगे डिकोडिंग होगी रिसीवर के एंड पे, तब उसे प्राप्त होगा, तब उसे प्राप्त होगा। तो आप यदि चैनल को कंफ्यूज है, चैनल की जगह माध्यम कर लीजिए, तो पहले माध्यम तो आने से रहा, ये हट जाएगा, पहले संकेत होने से रहा, ये हट जाएगा, संदेश होने से रहा, संदेश से पहले एनकोडिंग होगी, ये हट जाएगा। तो सही जवाब क्या हो गया आपका? ए। कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में। अगला प्रश्न देखा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक विश्वविद्यालय अध्यापक, शिक्षक अपनी कक्षा में बहुत प्रभावी वर्णनात्मक प्रस्तुति करती है, विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता किए बगैर यह निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? कि एक अध्यापक है जो विश्वविद्यालय में है और वो अपने विद्यार्थियों के सामने एक, हम ये कह लें कि बहुत वर्णनात्मक प्रस्तुति करते हैं या करती हैं, बिना उनके प्रभाव की चिंता किए हुए कि विद्यार्थियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात की चिंता किए बिना। पहला उदग्र संप्रेषण प्रतिमान, हमने अभी बात की उदग्र को लेकर कि इसमें संचार कैसे हो रहा है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर, ऐसे। हालांकि जब अध्यापक हैं तो हम ये कह रहे हैं कि वो ऊपर से नीचे की ओर ही हो रहा है। बात समझे? दूसरा अंतःक्रियात्मक, अंतःक्रियात्मक में तो क्या हुआ? इंटरेक्शन होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। यहां क्या कहा गया है? अध्यापक
एक व्याख्यान दे रहे हैं, किसी चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अंतःक्रियात्मक नहीं। क्रियान्विति परक क्यों नहीं? क्योंकि उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें कोई काम नहीं दिया गया विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों के सामने कुछ चीजें प्रस्तुत की गई हैं। सत्तात्मक संप्रेषण, क्या सत्तात्मक संप्रेषण होगा? नहीं। लेकिन जैसे वर्टिकल की बात आ जाएगी, ऊर्ध्वाधर की बात आ जाएगी, उदग्र कह लेंगे, उसकी बात आ जाएगी, तो क्या कहेंगे? सही हो जाएगा। तो वो कैसा होगा? वर्टिकल कम्युनिकेशन मॉडल होगा। अभी हमने कुछ देर पहले बात की, तो इसको समझने में कोई मुश्किल नहीं आई होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे। अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे? कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन विकास आधार है किसका? कक्षा संचार में जो उद्दीपक होते हैं उनको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, इसके बीच जो विभेदन है, उस विभेदन विकास का आधार क्या है? उद्दीपन क्या होते हैं पहले इसको समझ लीजिए। कक्षा के दौरान में क्या उद्दीपन होंगे? यानी कि ऐसी चीजें जो बाकी अन्य चीजें होती हैं। जैसे कक्षा में हम ये कह दें, कक्षा चल रही है, कक्षा में सडनली क्या हुआ? विंडो से अंदर एक कबूतर आ गया, वो भी एक उद्दीपन का काम कर रहा है, वहां स्टिमुलस का काम कर रहा है। क्यों? उस वातावरण में वो आ गया, जो कक्षागत वातावरण है, जो पढ़ाई का वातावरण था, उसमें वो आ गया, तो बच्चों का ध्यान उधर जाएगा ही जाएगा, बच्चों का ध्यान उधर जाएगा ही जाएगा। यदि बच्चे उसको ध्यान देते हैं उस पर, तो बच्चों ने उसको स्वीकार किया। यदि बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते, तो बच्चों ने उसका अस्वीकार कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। ये मामला टोटल किस चीज का है? बच्चों के ऊपर है, ध्यान के ऊपर है, सेलेक्टिव अटेंशन की बात हम कह सकते हैं, अवधान की बात हम कह सकते हैं। अब हम इसके विकल्प देखते हैं। पहला कह रहा है निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा। निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा केवल शब्दावली का खेल है। निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा का मतलब क्या हुआ कि कक्षा में अध्यापक संचार कर रहे हैं, विद्यार्थियों को कुछ बता रहे हैं, कोई उद्दीपक हैं कक्षा में, होते ही हैं। अब उसको स्वीकार करना या अस्वीकार करने का जो इनके बीच जो विभेदन विकास है, वो किसका आधार? क्या निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा का, कि भाई अध्यापक जो अपने कार्य का निष्पादन कर रहे हैं, उनकी कुछ सेलेक्टिव, आप ये कह लीजिए कि कुछ इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसको लेकर। ये तो विद्यार्थियों के ऊपर निर्भर करेगा, तो अध्यापक का तो मसला नहीं। साथी समूहों के साथ चयनात्मक संबद्धता नहीं। साथी समूह का क्या मतलब हुआ? तीसरा, चयनात्मक ध्यान, हाँ, या अवधान भी लिखा मिल सकता है, ये बात हो जाएगी अभी तक के लिए सही। नैतिकता का क्या मसला है? नहीं। आप क्या कहेंगे? सेलेक्टिव अटेंशन की बात इसमें होगी। भाई कुछ उद्दीपन है, उनको स्वीकार करना है, अस्वीकार करना है, ये विद्यार्थियों के ध्यान पर है, अध्यापक के ध्यान पर भी है। अध्यापक का ध्यान यदि उधर गया, तो बच्चों का भी जाएगा, ये सहज है, स्वाभाविक है, एकदम एकदम स्वाभाविक हो जाएगा। तो ये सारा मसला किसका है? सेलेक्टिव अटेंशन को लेकर है, अवधान को लेकर है, ध्यान को लेकर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कथन कारण वाला है। कथन है शिक्षक द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। किस पर ध्यान देना है? आवश्यक नहीं है। कारण के साथ हम क्या कहेंगे? क्योंकि लगाकर पढ़ेंगे। क्योंकि संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ विद्यार्थियों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। जब आवश्यक नहीं है तो विद्यार्थी कैसे अधिगम करेंगे? कैसे नियंत्रण होगा? यानी कि ये कारण तो नहीं बन रही बात उसके साथ मिला के। ठीक है, अब इसको देखिए। संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण, यानी कि संचार की पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण है अध्यापक का। इसका निहितार्थ है, इस बात का निहित ये अर्थ है कि विद्यार्थियों द्वारा अधिगम पर भी अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। बात एकदम ठीक है। यदि कक्षा में अध्यापक टू द पॉइंट एकदम पढ़ा रहे हैं, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, विद्यार्थी ध्यान से सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यदि कक्षा में संचार की जो प्रक्रिया है वो विचलित नहीं हुई, तो विद्यार्थी अधिगम कर रहे हैं। विद्यार्थी अधिगम कर रहे हैं, ये बात हुई। तो आर तो सही हुआ,
ये तो सही हुआ, लेकिन कथन ही गलत हो गया। क्यों? कथन में कह रहा है कि अध्यापक जो आरंभिक संदेश देते हैं, बाद में इंटरेक्शन में उनके महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है। अध्यापक शुरू में जो चीजें बताते हैं, बाद तक वो चीजें रिलेट करते हैं ना, जोड़कर चीजें बता रहे होते हैं। तो ये कथन जो है वो गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। तो ए गलत है लेकिन आर सही है। सही विकल्प हमारा क्या होगा? डी। सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसी को कोई मुश्किल इस बात को समझने में नहीं आएगी। अगला प्रश्न। अब हम वहां पहुंच गए जब ऑफलाइन हुई थी परीक्षा। यह भी कथन कारण वाला है। कथन हमसे कहता है कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। कक्षा में एक अध्यापक है, संचार कर रहा है, और ये प्रश्न कहता है कि कक्षा में कुशल संचार करना एक स्वाभाविक क्षमता है। मतलब एक नेचुरल स्ट्रेंथ है या नेचुरल एक एबिलिटी है। सबके पास होता ये टैलेंट? नहीं। फिर सबके पास होता तो ये उत्तम संचारकर्ता वाली बात ही नहीं आती कभी, संचार को प्रभावी बनाने वाली बात ही नहीं आती कभी। यानी कि क्या हुआ? कथन गलत हो गया, पहला ही। कारण, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है। ये बात एकदम ठीक हो जाएगी कि यदि आपको अपने अध्यापन को प्रभावी बनाना है, जैसे कई बार ये कहते हैं ना, आप संचार में पढ़ते भी होंगे, आपने लिखा हुआ पढ़ा होगा कि अध्यापक के लिए उत्तम संचारकर्ता होना आवश्यक है। अध्यापक के लिए उत्तम संचारकर्ता होना आवश्यक है। क्यों? यानी कि अध्यापक अपनी बातों को अच्छे से विद्यार्थियों को समझा पाए, और यदि अच्छे से अध्यापक समझा पा रहे हैं अपनी बातों को, इसका मतलब है विद्यार्थी अच्छे से समझ पाएंगे। बात समझ पाए? तो अध्यापक की बातों को यदि विद्यार्थी अच्छे से समझ पाए, इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों ने वास्तविक अधिगम किया, तो अध्यापक का अध्यापन प्रभावी हुआ। तो कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है। ये कारण सही हो जाएगा। तो कथन गलत है, यहां कथन गलत है, वो यहां भी ए गलत है, आर सही है। सही विकल्प क्या होगा हमारा? डी। कोई मुश्किल नहीं, आसानी से समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न, ये भी कथन कारण वाला है। कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वितकारी प्रक्रिया है। कारण में, क्योंकि कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता कि विद्यार्थियों की अनुक्रियाएं सोद्देश्य होती हैं। सोद्देश्य का मतलब क्या हुआ? उद्देश्यपूर्ण। ये क्या कह रहा है? ये हमसे कह रहा है कि कोई भी अध्यापक इस मान्यता के अंतर्गत काम नहीं करता कि विद्यार्थी जो कर रहे हैं उनके करने का कोई उद्देश्य है। तो क्या विद्यार्थी बिना उद्देश्य के कक्षा में आते हैं? आप अपना उदाहरण लीजिए। आपने इन कक्षाओं में प्रवेश लिया, इस कोर्स में एडमिशन लिया आपने, कुछ तो उद्देश्य आपका होगा। जब आप शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ते हैं तो उसमें 3, आप ये कह लीजिए, शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ा होगा आपने। शिक्षण की 3 अवस्थाएं या क्रियाएं होती हैं। एक को बोलते हैं प्री एक्टिव फेज, तत्परता पूर्व अवस्था या पूर्व तत्परता अवस्था भी लिखा मिलता है। दूसरी होती है अंतः क्रियात्मक अवस्था, इंटरएक्टिव फेज, और तीसरी होती है तत्परता के बाद की अवस्था, पोस्ट एक्टिव फेज। ये 3 क्रियाएं, 3 स्टेजेस हैं, 3 अवस्थाएं हैं। प्री एक्टिव फेज में क्या होता है कि अध्यापक अपने अध्यापन संबंधी समस्त योजनाएं बनाते हैं, मूल्यांकन की पद्धति निर्धारित करते हैं, वो सारे काम जो कक्षाओं को शुरू करने से पहले होते हैं। तो आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया, आपके कुछ उद्देश्य होंगे। हम इस कोर्स में पढ़ाने आए तो हमारे भी कुछ उद्देश्य निर्धारित हैं, कुछ हमारे भी उद्देश्य निश्चित होंगे। तो ये प्री एक्टिव फेज में, क्लासेस आरंभ होने से पहले। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी अध्यापक इस मान्यता के अंतर्गत काम नहीं करता कि भाई विद्यार्थी जो कर रहा है उसके कुछ उद्देश्य है। हर अध्यापक को यह पता है कि विद्यार्थी जो कुछ कर रहा है, विद्यार्थियों की जितनी भी अनुक्रियाएं हैं, उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। चाहे वो विषय को लेकर हो, अधिगम को लेकर हो, या बिना अधिगम वाली हो, लेकिन उद्देश्यपूर्ण होती है। बात समझ पाए? जबकि इसने क्या कहा कि कोई भी अध्यापक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य ही नहीं करता। तो क्या हुआ? ये गलत हो जाएगा।
जबकि कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वित प्रक्रिया है। ये सही हो जाएगा कि कक्षा में जब संचार होता है तो अध्यापक विद्यार्थियों को शामिल करते हैं, अध्यापक विद्यार्थियों को गतिविधियों में भी शामिल करते हैं, उन्हें करने के लिए कोई काम भी देते हैं। ठीक है, तो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत हो गया। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। बात समझ पाए? कोई मुश्किल इस बात को समझने में किसी को भी नहीं आएगी। अगला प्रश्न हमसे कहता है मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय सही है। ये तो सीधा सा आपसे मानव संप्रेषण को लेकर, हमारे संचार को लेकर, संवाद को लेकर, बातचीत की प्रक्रिया को लेकर प्रश्न बना है। पहला आपसे कहता है अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीप्त कर सकते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि इसने कहा अशाब्दिक संप्रेषण हमारे विचारों को प्रकट कर सकते हैं। तो विचारों को प्रकट कर सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे कर सकते हैं, तो ये सही हुआ। दूसरा, संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। ठीक है भाई, शैशवावस्था में बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा अनुकरण करता है, अनुकरण करके ही तो सीखता है बोलना। बच्चा अनुकरण करके ही तो सीखता है, तो वो अर्जित कर रहा है ना उसे। जन्मजात तो बोलने की क्षमता होती नहीं, वाक कौशल जन्मजात नहीं है ना, तभी तो हम कौशल कह रहे हैं, स्किल कह रहे हैं। स्किल क्यों कह रहे हैं? स्किल तो वही चीजें होती है ना जो हम अर्जित करते हैं, फिर हम उसमें निपुण होते जाते हैं, तब हम कौशल की बात करते हैं। तो ना तो बच्चा जन्मजात बोलना सीखता है, ऐसा थोड़ी होता है कि माता के गर्भ से ही बच्चा बोलना सीख कर आया है, पढ़ना सीख कर आया है, लिखना सीख कर आया है, सुनना सीख कर आया है। नहीं, धीरे 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 एक पूरे विकास की प्रक्रिया के दौरान वो चीजें सीखता है, सारे कौशल वो अर्जित करता है। तो संचार के संदर्भ में ये ध्यान रखना है कि चाहे हम वाक कौशल को लेकर बात करें, लेखन कौशल को, पठन कौशल को, श्रवण कौशल को, किसी भी कौशल के अंतर्गत बात कर लीजिए, तो संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। सही हो जाएगा। चलिए, कोट के अनुसार आप देख सकते हैं, अभी भी यदि आप लगा के देखना चाहें तो आप लगा सकते हैं कि पहला सही है, तो आपको पहला यहां मिल गया, यहां मिल गया और यहां मिल गया। अब आपको पता चला कि दूसरा सही है, दूसरा इसमें नहीं है तो ये हट गया, दूसरा यहां पे भी है, दूसरा इसमें भी नहीं है तो ये भी हट गया, यहां पहला नहीं था तो ये हट गया था। तो आप अपने सही विकल्प पे तो पहुंच गए कि भाई सी हमारा सही विकल्प होगा, लेकिन क्यों है बाकी भी हम पढ़ेंगे। तीसरा, इसने कहा संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। सार्वभौम समाधान का मतलब क्या हुआ कि केवल एक ही समाधान है, केवल एक विकल्प का बचना कि हम बातचीत करके ही सब कुछ समाप्त कर सकते हैं, मतलब हर समस्या सुलझा सकते हैं, हर समस्या का समाधान बातचीत है। ये क्या कह रहा है? संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। आपने ये बहुत चर्चित सी लाइन सोशल मीडिया पे चलती है कि यदि बातचीत करने से झगड़े सुलझ जाते, हर मसला बातचीत से हल हो जाता, तो बांसुरी बजाने वाला महाभारत नहीं करवाता। सुना होगा आपने। तो ये क्या होगा कि यदि कहा जाए कि संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है, तो ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। अगला, संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता का मतलब क्या है कि संप्रेषण कभी रुक नहीं सकता, संचार की प्रक्रिया कभी रुक नहीं सकती। जब हमने ये कहा कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल का लगभग 70% से अधिक समय संचार की प्रक्रिया में व्यतीत करता है, इसका मतलब है कि संचार की प्रक्रिया तो एकदम गत्यात्मक प्रक्रिया है। और आप ये पढ़ते भी होंगे, शुरू में ही लिखा रहता है हर पुस्तक में कि संचार की प्रक्रिया गतिशील प्रक्रिया है, गत्यात्मक प्रक्रिया है, जारी रहने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, अनवरत रूप से चलती रहने वाली प्रक्रिया है। तो संचार तो होता ही रहता है। तो क्या कहेंगे कि संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। बात क्या है? ठीक है। पांचवा, अधिक संप्रेषण का अर्थ विद्यार्थियों द्वारा अधिक प्रभावी अधिगम है। क्या ये एकदम निश्चित है कि यदि अधिक संचार होगा तो विद्यार्थी अधिक सीखेंगे? क्या पता संचार विषय से अलग हो रहा हो, क्या पता संचार विषय को लेकर ही ना हो रहा हो, तब क्या विद्यार्थी सीख पाएंगे?
विद्यार्थी नहीं सीख पाएंगे तो क्या कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए का मूल्य विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, पूरे जीवन काम आती हैं चीजें, तो क्या कहेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो पांचवा और छठा गलत है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। सही विकल्प हमें मिल ही गया कि सी विकल्प हमारा सही है। ध्यान रह जाएगी बात, सी विकल्प हमारा सही है। चलिए आज का अंतिम एक प्रश्न और देख लेते हैं बस। प्रश्न हमसे कहता है भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है। भावबोधक यानी कि जो भाव का बोध कराता हो, जो इमोशंस के बारे में कहता हो या बताता हो। किससे पता चलेंगे इमोशंस, ठीक है। पहला उदासीन उग्रता, उदासीन उग्रता। दूसरा कूट लेखक एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताएं। तीसरा बाह्य संकेत। चौथा कूट लेखक कूटानुवाद डिकोडर, डिकोडर का मतलब हुआ डिकोड करने वाला, एनकोडर का मतलब हुआ जो संकेतों में रूपांतरित कर रहा है संदेश को। ठीक है, ये क्या करेगा, संकेतों को फिर डिकोड करेगा। ठीक है, तो इसके हाथ में तो बहुत कम चीजें हैं, इसके हाथ में बहुत कम चीजें हैं। इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, ये रिपीट हुआ था प्रश्न, यानी कि इससे पहले भी पूछा गया है ये प्रश्न। 2017 से पहले भी ये प्रश्न पूछा गया, 16 में भी या 15 में 14 में कई बार ये रिपीट हुआ था प्रश्न, और फिर 18 में किसी विषय के पेपर में रिपीट हुआ था। और ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था व्यक्तिगत विशेषताओं को लेकर कि किसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को दर्शाता है, किसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को दर्शाता है। तो आप ऐसे समझिए, अब इन दो को तो आप आसानी से हटा पा रहे होंगे, दिक्कत आएगी एनकोडर और डिकोडर को लेकर, दिक्कत आएगी एनकोडर और डिकोडर को लेकर। तो जो भावबोधक संप्रेषण है वो किसके द्वारा प्रेरित होगा, एक व्यक्ति जो संदेश प्रेषित कर रहा है, अब वो संदेश प्रेषित करने के लिए किन संकेतों का प्रयोग करेगा, किन शब्दों का प्रयोग करेगा, ये उसके ऊपर है, प्रेषक के एंड पे, है ना। यदि उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो भावबोधक है, ऐसे संकेतों का प्रयोग किया जो भावबोधक है, तो उसका संदेश जब एनकोडिंग की प्रक्रिया होगी, एनकोडिंग का प्रोसेस होगा, तो क्या होगा कि वो भाव भी जाएंगे ना संकेत के रूप में। भाई जब हम अपना संदेश प्रेषित करना चाहते हैं तो हम पहले शब्दों का चयन कर लेते हैं, अपने मन में सोच लेते हैं कि हमें कैसे अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनकोडर है उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं भावबोधक संप्रेषण को प्रेरित करती है। सही जवाब हमारा क्या होगा, बी। और इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न रिपीट हुआ था, तो आगे भी ये प्रश्न आपको फिर से ऐसा ही मिल जाएगा कहीं। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आज के सारे प्रश्न आपको आसानी से समझ में आए होंगे। आज भी प्रश्नों का अभ्यास करते समय आपने कुछ नया सीखा ही होगा। आप अब जो 2023, 24, 22 के प्रश्न थे उनकी तुलना पुराने जो पेपर हुए पुराने प्रश्नों से कर पा रहे होंगे। अब आपके पास एक और कार्य है, हम 2017 के शुरुआत तक पहुंचे हैं। जनवरी 2017 में जो परीक्षा हुई थी उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे जब ऑफलाइन होता था पेपर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दिसंबर 2018 से पहली बार परीक्षा ऑनलाइन होना शुरू हुआ था। दिसंबर 2018 से पहले जो परीक्षा आयोजित हुई थी, जो ऑफलाइन हो रही थी, अब आपको उन प्रश्नों से तुलना करके देखना है कि पहले प्रश्न कैसे थे, फिर जब परीक्षा ऑनलाइन हुई अब प्रश्न कैसे थे। तो अभी हम एक कक्षा और करेंगे संचार के प्रश्नों की, उसमें और हम कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद की जाती है कि आज की कक्षा भी आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी, रुचिकर रही होगी, कुछ नया आपने आज भी सीखा ही होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।